तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद शर्मा। एचडी में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारी सर्वे चल रही थी और सर्वे के अंदर हमारे लेवलिंग शुरू हो गई थी। तो लेवलिंग चैप्टर, तो वैसे तो पूरी सर्वे ही आपकी समझने वाली थी, कहीं भी इसमें रटाफिकेशन वाला ऐसा काम नहीं था कि रट के काम चल जाए। तो लेवलिंग को भी ध्यान से समझ लेना। और सर्वे जो है कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो इसलिए इसको ऐसा नहीं कि हम सब, अगर आप कहोगे कहीं की ड्रॉप आउट हो रही हैं या छोड़ी जा रही हैं, तो वो छोड़ी जा रही है आपके सिलेबस में नहीं होंगी, वो आपके सिलेबस में नहीं होंगी। सिर्फ उतना ही कराया जाएगा जितना आपके सिलेबस में है और उतना जो था आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है, जो एग्ज़ाम के पर्पज से ज़्यादा डीपली पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। प्रीवियस ईयर्स के पेपर निकालो, प्रीवियस ईयर्स के बुक की मैंने आपको कहा था मंगा लीजिए, वहाँ से कंटेंट देखिए कि हमसे सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे। 80 से 90% क्वेश्चन आपसे निकल रहे हैं तो आप क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बढ़िया चल रहे हो। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं निकल रहे हैं तो फिर समस्या है अपनी साथ। ठीक है, चलिए बात करते हैं। कल लेवलिंग की हमने शुरू किया था, उसमें हमने बेसिक पढ़ लिया था कि भाई क्या होता है लेवल लेना, क्या होता है MSL ले लिया था हमने। ठीक है, बैक साइड, फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड, टर्निंग पॉइंट वगैरह आपने इसके बारे में अध्ययन कर लिया था। अब अपन आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लेवलिंग के बारे में कि भाई टाइप लेवलिंग कितने कितने प्रकार की हो सकती है, लेवलिंग को हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखो लेवलिंग के टाइप बहुत ज़्यादा है। फ्लाई लेवलिंग है, रेसिप्रोकल लेवलिंग है, ठीक है, डिफरेंशियल लेवलिंग है। तो उनका मेन मोटो एक ही है कि लेवलिंग निकालना। सबका मोटो क्या है कि लेवलिंग ही ज्ञात करना। तो हमें कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं दे रहे हैं या कोई यूनिवर्सिटी का पेपर नहीं दे रहे हैं कि हमें वो सारे लेवलिंग के पूरे को विथ थ्योरी याद करना पड़ेगा। हमें सिर्फ उतना ही चाहिए जितना हमारे क्वेश्चन बनते हैं, जितने से हमारे क्वेश्चन बन जाएँ और हमको समझ में आ जाए। तो उसी पर्पज़ से थोड़ी सी थ्योरी मैं लिख के लाया हूँ आपके लिए, जिससे आप उतना ही उतार लो कॉपी में जितना आपने पढ़ने पड़े। ठीक है, तो लेवलिंग को मैंने दो भागों में डिवाइड किया, एक डायरेक्ट लेवलिंग और एक इनडायरेक्ट लेवलिंग। एक डायरेक्ट लेवलिंग और एक इनडायरेक्ट लेवलिंग। डायरेक्ट लेवलिंग सीधी लेवलिंग, और इनडायरेक्ट मतलब इसमें एंगल की सहायता से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें डंपी लेवल और ऑटो लेवल यूज करते हैं। डंपी लेवल और ऑटो लेवल की बात आपने अपने कॉलेज के टाइम जब सर्वे किया होगा तो वहाँ डंपी लेवल ऑटो लेवल जरूर देखे होंगे। ठीक है, तो डंपी लेवल, डायरेक्ट लेवलिंग में क्या होता है, डंपी लेवल और ऑटो लेवल यूज करता है। अब इसमें कई डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक ही डिफरेंस याद करना है मैन, कि डंपी लेवल में जो रीडिंग पढ़ी जाती है वो उल्टी दिखाता है। डंपी लेवल आपका जो स्टाफ है वो रीडिंग क्या दिखाता है, उल्टी दिखाता है। जबकि ऑटो लेवल क्या दिखाता है, वो एकदम रीडिंग को आपको सीधी दिखाता है, वो स्टाफ को एकदम सीधा दिखाएगा, स्टाफ को सीधा दिखाता है। बस इतना सही मेन फर्क आपको याद रखना है, पूछा जाएगा कि डंपी लेवल ऑटो लेवल में मेन डिफरेंस क्या है। मेन डिफरेंस यही है, दोनों लेवलिंग के काम आते हैं, डंपी लेवल भी और ऑटो लेवल भी। डंपी लेवल क्या होता है, इसमें रीडिंग उल्टी पड़ी जाती है, इसमें ऑटो लेवल में सीधी पड़ी जाती है। फिर क्या है, अनरिलेटेड सरफेस के लिए टिल्टिंग लेवल यूज किया जाता है। मतलब जब हमें लेवलिंग के लिए बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, मतलब लेवलिंग के काम में हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, तब टिल्टिंग लेवल का यूज किया जाता है। या अनरिलेटेड सरफेस के लिए, मतलब सरफेस थोड़ी सी सही नहीं हो तो वहाँ पर एक जगह कई सारी रीडिंग लेनी हो, एक पॉइंट पे बहुत सारी रीडिंग लेनी हो, तो वहाँ पर टिल्टिंग लेवल यूज किया जाता है। कौन सा लेवल, टिल्टिंग लेवल यूज किया जाता है। चौथी बात, लेवलिंग स्टाफ। स्टाफ क्या होता है, जिस पर रीडिंग लिखी हुई होती है, आप उसको पकड़ के खड़े होते हो, फिर उस पर रीडिंग पढ़ते हो, तो उसको लेवलिंग स्टाफ बोलते हैं। और लेवलिंग स्टाफ का लीस्ट काउंट कितना होता है, 5 mm होता है। लीस्ट काउंट कितना होता है, 5 mm। अभी समझा देंगे आपको, स्टाफ भी आपके सामने आ जाएगा, स्टाफ कैसे काम करता है वो भी बता दूंगा। ठीक है, फिर डंपी लेवल में ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनती है, उल्टी बनती है, जबकि ऑटो लेवल में इमेज सीधी बनती है। यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट लेवलिंग की। इसकी इनडायरेक्ट लेवलिंग की, इसको टैकोमेट्री लेवलिंग भी बोलते हैं, क्योंकि इस इनडायरेक्ट लेवलिंग के लिए थर्डलाइट का यूज़ किया जाता है। इसका थर्डलाइट का यूज़ करते हैं। थर्डलाइट चैप्टर आएगा जब उसमें अपन डिस्क्रिप्शन से पूरा थर्डलाइट पढ़ेंगे। और इस किसी पॉइंट का एलिवेशन वर्टिकल एंगल द्वारा मेजर किया जाता है। देखो इसमें तो अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट लेवलिंग की रीडिंग लेकर दोनों का लेवल निकाल लेते हैं, लेकिन इसके अंदर अपन क्या करते हैं कि एंगल लेकर, वर्टिकल एंगल लेकर फिर दोनों का लेवल निकाला जाता है। ठीक है, फिर तीसरी बैरोमेट्रिक लेवलिंग। ये आपका इनडायरेक्ट लेवलिंग का पार्ट है। ये आपका जो है बैरोमेट्रिक लेवलिंग है, वो आपका इनडायरेक्ट लेवलिंग का पार्ट है। इसमें क्या होता है, इसमें दो लेवलों के बीच में बैरोमेट्रिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब से निकल आता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के थ्रू निकल जाता है। मतलब इसमें डायरेक्टली जो दोनों का डिफरेंस होता है वो एटीएम प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलो ये बात करते हैं, ये आपके लिए दोनों लेवल बहुत। अब आपने बात की थी इनडायरेक्ट लेवलिंग की, डायरेक्ट लेवलिंग की तो मैंने कल आपको बात की थी
लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को पढ़ेंगे, रीडिंग लेंगे और अपन इनडायरेक्ट लेवलिंग में अपन क्या करेंगे, तो ये H बराबर डी tan अल्फा की बात करिए मैंने, मान लीजिए मुझे कोई ये दो लेवल के बारे में रीडिंग करनी होगी, तो यहाँ से ये डिफरेंस निकालना होगा मुझे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस एंगल पढ़ूंगा अल्फा, एंगल पढ़ूंगा अल्फा, और ये डी जो है डिस्टेंस है मेरी, वो मैं चैन से या टैप से निकाल लूँगा, चैन से या टैप से निकाल लूँगा की दूरी पे, और यहाँ से एंगल पढ़ के मैं ये H निकाल लूँगा, डी बराबर tan अल्फा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार से। ठीक है, ये मेरी बात हो गई यहाँ पर। चलिए, ये तो थोड़ी सी थ्योरी होगी जो आपके काम की थी, तो बता दिए। अब बात करते हैं अपन मेन मुद्दे की। चलिए, इससे ज़्यादा आपको टाइप्स ऑफ लेवलिंग को रखने की आवश्यकता नहीं है। एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो आएंगे, फ्लाई लेवलिंग के वगैरह के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, जब हम इसको बता देंगे। ठीक है, देखिए, अगर अपना सिलेबस थोड़ा जल्दी हो गया टाइम से, तो जब इसका रिवीजन करेंगे तो वहाँ पर कोई चीज़ें जब अपन रिवीजन करेंगे, जब जो कुछ चीज़ें छूट रही होंगी तो उन्हें क्वेश्चन के माध्यम से अपन ले लेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन के माध्यम से अपन कवर कर लेंगे। चलिए, अब बात करता हूँ मैं आपको। सबसे पहले हमने बात करी दो चीज़ की बात करी अभी आप सबने, क्या करी, एक डंपी लेवल की बात करी, और एक बात करी मैंने ऑटो लेवल की। दोनों ही क्या काम क्या है, लेवलिंग लेना, दोनों का ही काम क्या है, लेवलिंग लेना। और फिर एक बात की थी मैंने स्टाफ की, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। स्टाफ के बारे में। स्टाफ देखो आपका कुछ इस प्रकार का होता है, ये आपका दो कलरों में कलर होगा, दो कलरों में कुछ इस पर लिखे हुए मेजरमेंट अंक लिखे हुए होंगे। इसमें एक कलर ये काला होगा या लाल, फिर ये दूसरा कलर छोड़ के काला होगा, फिर ये इस तरह का। ठीक है, तो जो ये एक कलर है, इसका साइज होता है 5 mm, इसका साइज होता है 5 mm। जो ये वाइट वाला है फिर इसका भी 5 mm। तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं अपने, फिर 10 mm, दोनों मिलके बनाएंगे आपके 10 mm। 10 mm बोले तो 1 सेंटीमीटर। कितने, एक ब्लैक पार्ट और एक वाइट, ये दोनों पट्टी, एक वाइट पट्टी और एक ब्लैक पट्टी, दोनों मिलके बनाती हैं 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका लीस्ट काउंट क्या होता है, 5 mm होता है स्टाफ का। ठीक है, तो लीस्ट काउंट कितना होता है इसका, 5 mm। चलिए, अब बात करता हूँ मैं आपके डंपी लेवल की। तो डंपी लेवल का एक डायग्राम शो हो रहा है आपके सामने। ठीक है, उसको देखिएगा, मैं उस डायग्राम के बारे में आ रहा है आपके सामने, उस डायग्राम को देखो। मैं डायग्राम के अंदर ही आपको समझा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, थोड़ा झूम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर आपको सबसे ऊपर क्या दिख रहा है, लॉन्गिट्यूडनल बबल दिख रहा है। अब ये बबल ट्यूब क्या आती है, ये आती है आपके लेवलिंग करने के काम। किसको, लेवलिंग करने के काम आती है, किसको, आपके डंपी लेवल को या ऑटो लेवल को। अगर डंपी लेवल दोनों में होगी बबल ट्यूब, इसके अंदर अल्कोहल या ईथर भरा हुआ होता है, जिसकी सेंसिटिविटी एकदम फिक्स टेम्परेचर पे की हुई होती है, जिससे अपने लेवल पे आने के, जैसे आप लेवल पे करोगे बबल कहाँ जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा इंस्ट्रूमेंट लेवल पे आ गया है। अब देखिए, इसमें एक तरफ लिखा हुआ है आई पीस। यहाँ से आप ऑब्जेक्ट को देखते हो, और आई पीस के सामने बस जस्ट बगल में लिखा हुआ है डायफ्राम। दिख रहा है डायफ्राम, ये डायफ्राम, ये देखो। अब और आगे क्या है आपके बाहर, ऑब्जेक्ट लैंड, ये है ऑब्जेक्ट एंड। फिर ठीक है, नीचे आपके लेवलिंग इसमें लिखे हुए हैं, और रेस हेड। तो डायफ्राम और रेस हेड क्या होता है, ये जो आपके दूरबीन के कांच को धूप की किरणें सीधी ना पड़े उसको ढकने के काम आता है। ठीक है, फॉक्सिंग स्क्रू है, फॉक्स करने के लिए। तो ये आपका डंपी लेवल का डायग्राम है, इसमें डायफ्राम दिखाया हुआ है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चल ठीक है, डायग्राम को उठा लीजिए सर। अब देखो, मैंने आपको दो चीज़ आई पीस बताई, एक डायफ्राम और एक ऑब्जेक्टिव। यहाँ से आपसे, ये आपका डायफ्राम था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आएगा आपसे कि जो दूरबीन था, ये डायफ्राम कहाँ लगा होता है, ऑप्शन में होएगा नियर द आई पीस, या सेंटर में, या ऑब्जेक्ट के पास में, या चौथा ऑप्शन कुछ और रहेगा। तो कहाँ पे लगा हुआ है डायफ्राम, कि सर नियर द आई पीस, सामने, एकदम आई पीस के सामने लगा हुआ है एकदम। इसलिए मैंने डायग्राम शो कराया, डायफ्राम का क्वेश्चन आता है, डायफ्राम का मतलब एकदम आई पीस के सामने। और जो ये होती है इसकी सेंटर से जो लाइन पास होती है इनके, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट।
लाइन ऑफ साइट, क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट, जो सीधी सेंटर से पास होती है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। ये हो गई आपकी डंपी लेवल की बात। चलिए ठीक है, कुछ इस तरह। अब देखो आजकल जो होता है डंपी लेवल ना यूज हो गया, आजकल क्या काम आ रहा है आपका? ऑटो लेवल। तो देखिए अब ऑटो लेवल का भी डायग्राम आपके सामने आ रहा है, उसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए ये ऑटो लेवल आ गया। देख लो आजकल जो यूज हो रहा है लेवलिंग के कारण ज़्यादा ये यूज होता है ऑटो लेवल। इसमें भी देखो आपका ये सामने दिखाया हुआ है, आई पीस दिखाया हुआ है, सामने फॉक्सिंग स्क्रू है बगल में, ऊपर बबल ट्यूब दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं आपकी स्टाफ की। ठीक है, चलिए देखो आपके सामने एक स्टाफ आ रहा है, स्टाफ आ रहा है। अब देखो स्टाफ में मैंने वही बताया था आपको, ब्लैक कलर और वाइट कलर की दो पट्टियाँ दिख रही हैं, पट्टे दिख रही हैं। एक पट्टी का साइज़ क्या है? 5 mm। कितना है? 5 mm। एक पट्टी का कितना है? 5 mm। ब्लैक हो या वाइट हो, कितनी है? 5-5 mm की है, 5-5 mm की। ये हमारा स्टाफ काम में आता है जब आप लेवलिंग करने के लिए जाते हो, लेवलिंग करने के लिए जाते हो। ठीक है, अब आपकी बात आई थी डायफ्राम की। तो डायफ्राम में जब आप देखते हो अंदर, तो आपको कुल मिला के कुछ इस प्रकार की चीज़ें दिखती है। रीडिंग डायफ्राम देखा होगा आपने कॉलेज में, या आपको 3 लाइन मोस्टली दोनों यूज होती हैं। मोस्टली ये दोनों डायफ्राम यूज होते हैं। डायफ्राम जैसे जिसमें आप रीडिंग पढ़ते हो, यहाँ पर सेंटर की रीडिंग को आप नोट करते हो। तो ये आपके डायफ्राम के डायग्राम दिखा दिया। ठीक है मैंने। अब बात करते हैं अपने लेवलिंग की, मेथड ऑफ लेवलिंग। मेथड ऑफ लेवलिंग, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ये आएगा। डायफ्राम में मैक्सिमम चांस में 3 हॉरिजॉन्टल लेयर होती है, 2 वर्टिकल होती हैं। 3 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जो एवरेज औसत दिया जाता है डायफ्राम का, इसमें 3 हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं। अभी बनाया था आपके सामने, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, 2 वर्टिकल होती हैं, या फिर 3 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल। ठीक है, कुछ इस टाइप के डायफ्राम में होती हैं। आपके बेसिक चीज़ें हैं, ये आपसे कई बार पूछ लेता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपन मेथड ऑफ लेवलिंग की। मेथड ऑफ लेवलिंग, तो मेथड ऑफ लेवलिंग, लेवलिंग करेंगे कैसे? मेथड ऑफ लेवलिंग, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उठते हैं। जिसमें मेथड होता है 2, एक HI मेथड और एक होता है राइज एंड फॉल मेथड। ये 2 मेथड की बात है, राइज एंड फॉल मेथड। समझ गए बात को? राइज एंड फॉल मेथड। चलिए अब देखो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड क्या होता है। सबसे पहले ये चीज़ करने से पहले वही चीज़ें पहले मैं आपको डायग्राम से ही समझा देता हूँ सारी चीज़ें। पहले रीडिंग तो देखा पर क्या आ रही है रीडिंग। ये मान लीजिए हमारी कोई अनरिलेटेड सरफेस है, जहाँ से मुझे लेवलिंग करनी है, और यहाँ से कहीं मेडिटल सरफेस MSL है जो लिया हुआ है मैंने, ये मेरे रीडिंग बेंचमार्क लिया हुआ है MSL से। ठीक है, इसका मुझे बेंचमार्क मालूम है, यहाँ से ये मेरा बेंचमार्क है, इसका मुझे हाइट मालूम है, यहाँ से मेरी किसी बेंचमार्क की मालूम हाइट कितनी है, मेरी 100 मीटर है इस पॉइंट के। अब यहाँ से आगे मुझे सर्वे करना है लेवलिंग का। क्या करना है? लेवलिंग करनी है। ठीक है, अब आपने वही इसमें क्या मेथड करना है, पहले अपन रीडिंग पढ़ना सीख लें, रीडिंग लगाना सीख लें, कैसे कर लें, कैसे इंस्ट्रूमेंट को सेट करना है, पहले वो सीख लीजिए। फिर आपको सारणी में पूरी बता दूंगा मैं कैसे क्या करना है और एग्जाम में क्या आएगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये आपका सरफेस है, आपको यहाँ लेवलिंग करनी है और इधर से इस डायरेक्शन में चलना है आपको। ठीक है, लेवलिंग करते हुए। तो चलिए सबसे पहले आपने क्या देखा, एक पॉइंट देखा जिसका आपको RL मालूम था, जिसका RL या बेंचमार्क आपको मालूम था। तो आपने देखा मेरे को इस पॉइंट का बेंचमार्क मालूम है कि MSL से जो हाइट है इसकी मुझे मालूम है, MSL से जो इसकी हाइट है मुझे मालूम है। ठीक है, इससे आपको हाइट मालूम है। अब आपने क्या करा कि अपने इंस्ट्रूमेंट को कहीं यहीं सेट करा, यहाँ कहीं सेट करा आपने, और यहाँ आपने स्टाफ को लगाया इस पॉइंट पर। ये पॉइंट आपका बेंचमार्क मालूम है आपको, तो यहाँ आपने कहीं अपना वर्क स्टाफ लगाया जिस पर रीडिंग लिखी हुई थी। चलिए आपने पहली रीडिंग यहाँ से ली, इस तरफ ये रीडिंग ली। तो पहली रीडिंग जब ली जाती है हमारे सर्वे के अंदर, लेवलिंग सर्वे में हर बात को बोल रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट बात है, लेवलिंग के अंदर
जिस पॉइंट का एलिवेशन मालूम हो उस पर ली गई उसे क्या बोलते हैं, बेंचमार्क। और उस पर ली गई रीडिंग, पहली रीडिंग क्या होती है, बैक साइड। क्या होती है, बैक साइड। अब अपने लेवल को घुमा लीजिए, लेवल इंस्ट्रूमेंट को घुमा लीजिए। अब इस साइड रीडिंग लेनी है। तो अपन ने क्या करा, स्टॉप को यहाँ लगा दिया, स्टॉप को यहाँ लगा दिया। तो एक रीडिंग मैंने क्या करी, यहाँ ले ली। तो एक रीडिंग मैंने क्या ली, यहाँ ले ली, ठीक है। फिर स्टॉप को हटा के मैंने फिर यहाँ रखा। मैंने एक रीडिंग मैंने क्या करा, यहाँ ले ली। एक मान लीजिए मेरी रीडिंग यहाँ पर आई मेरी 1.005 मीटर, ठीक है। यहाँ मान लीजिए मेरी रीडिंग कितनी आएगी, 1.576 मान लीजिए। यहाँ मेरी रीडिंग आ गई मान लीजिए 1.232 मीटर, ठीक है। अब मैंने क्या करा, यहाँ रीडिंग आने के बाद इंस्ट्रूमेंट को हटा लिया, क्योंकि यहाँ से मेरे इसकी लेवलिंग ज़्यादा और आगे बढ़ रही थी, तो मुझे और लेवलिंग करनी थी। तो मैंने क्या करा, यहाँ से मेरा इंस्ट्रूमेंट को हटा लिया, यहाँ से हटा लिया। अब मैंने इंस्ट्रूमेंट को यहाँ लग लिया। अब मैंने इंस्ट्रूमेंट को यहाँ रख लिया, लेवलिंग स्टैंड, ठीक है। अब मैंने यहाँ से रीडिंग पढ़ी, तो यहाँ से रीडिंग पढ़ी तो मेरी ये रीडिंग आ गई, मेरी कितनी आ गई, मान लीजिए 1.675 मीटर ये रीडिंग। अब ये रीडिंग कौन सी होगी, ये रीडिंग कौन सी होगी, ये तो होंगी आपकी IS, और ये इधर से लीजिए FS। कैसे कि जब तक इंस्ट्रूमेंट को हटाने से पहले, इंस्ट्रूमेंट को लगाने से पहले, लगाते शुरू में पहली रीडिंग कौन सी ली थी, बैक साइड ली थी। जब इंस्ट्रूमेंट को हटाने से पहले ली गई लास्ट रीडिंग हमेशा FS होती है। इंस्ट्रूमेंट को हटाने से पहले ली गई लास्ट रीडिंग क्या होती है, FS होती है। इंस्ट्रूमेंट हटाया, यहाँ पुट किया, फिर इसी पॉइंट पर ली और इसके पर ली, तो ये रीडिंग हमेशा कौन सी होती है, बैक साइड। फिर कौन साइड होती है, बैक साइड। तो मतलब इस पॉइंट पे बैक साइड और फोर साइड ली, तो इसको बोलते हैं चेंज पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट या चेंज पॉइंट, जिस पर फॉरवर्डिंग और बैकवर्डिंग दोनों ली जाती है, ठीक है। अब चलिए यहाँ से वापस, यहाँ पर वापस एक रीडिंग ली और ये मैंने ले ली आखिरी रीडिंग। यहाँ मेरा सर्वे खत्म हो गया, तो सर्वे की आखिरी रीडिंग हमेशा FS होती है। अब देखो इतनी सी बात याद रखना मेरी, सिंपल भाषा में, जब कभी लेवलिंग कर रहे हो तो हमेशा ली गई पहली रीडिंग बैक साइड और लास्ट रीडिंग फोर साइड होती है। पहली रीडिंग बैक साइड और लास्ट रीडिंग फोर साइड होती है, ठीक है, ये बात क्लियर। अब और इंस्ट्रूमेंट को हटाने से पहले ली गई रीडिंग फोर साइड, और बैक साइड और FS के बीच में जितनी भी रीडिंग ली जाए उनको बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं अपन, IS, इंटरमीडिएट। अब देखो ये मेरा लेवलिंग सर्वे चल रहा है, चलिए ठीक है। अब देखो यहाँ से मुझे ये आई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है भाई, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। अब देखो इसमें स्टेशन कौन कौन से हैं कि सर 1 2 3 4 5 स्टेशन, जहाँ जहाँ स्टाफ लगा हुआ है वहाँ स्टेशन है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालनी होती है, तो क्या होता है फॉर्मूला कि सर, अब देखो आप यहाँ से MSL से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट सर 100 मीटर प्लस में ये रीडिंग कर दो जितनी भी है 1.005 मीटर, तो मेरा क्या आ गया 101.005 मीटर। ये क्या आ गया मेरा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई। अब देखो मेरी बात सुनना, जब सरफेस लेवल पे ये एकदम एक लेवल में और ये लेवलिंग चली गई सारी रीडिंग एक लेवल में, तो इसमें यहाँ पर डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस कॉमन चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि ये सब रीडिंग लेवल से ली गई है, क्योंकि इसका बेंचमार्क मुझे मालूम था। तो अब मैं इन पॉइंटों का RL नहीं निकाल सकता क्या, कि इस पॉइंट का RL कितना होगा, इस पॉइंट का RL कितना होगा, इस पॉइंट का RL कितना, इस पॉइंट का मुझे RL पता था, यहाँ तक बेंचमार्क मालूम था। फिर मैंने इंस्ट्रूमेंट को रखकर यहाँ पर मेरी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल दिया। तो पूरी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब ये लेवल लाइन है जो ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आई है वो एकदम MSL से पूरी यहाँ पे। अब इसी इंस्ट्रूमेंट ने जो रीडिंग ली है तो ये तो यहाँ पे रखे हुए, तो ये सब लेवल बराबर जा रही है, रीडिंग बराबर जा रही है लेवल, इसी इंस्ट्रूमेंट जा रही। तो इसका मतलब ये वाली जो लेवल लाइन जा रही है मेरी ऐसा ही लाइन जा रही है और ये जा रही है, दोनों पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल है, तो मतलब इनके बीच में डिफरेंस सेम होगा। तो अब मुझे आप बताइए इस पॉइंट का RL निकालना है, इस पॉइंट का RL निकालना मतलब यहाँ तक सर,
यहाँ तक ये आर एल निकालना है बेंच मार्क, इस पॉइंट के आगे वाले का बेंच मार्क है, यहाँ तक बेंच मार्क आर एल निकालना है, तो क्या नहीं निकाल सकता मैं कि सर बिल्कुल, जब इन दोनों का डिफरेंस बराबर है, समझना मेरी बात को, इन दोनों का डिफरेंस बराबर है, जो कि हमने निकाल लिया है, कितना आया है 101.05 मीटर आया है। कि सर अगर आपको ये बेंच मार्क चाहिए तो इस स्टाफ की ये वाली रीडिंग हटा दो, इस स्टाफ की ये वाली रीडिंग हटा दो, सही है बात, इस स्टाफ की रीडिंग हटा दो। तो मैंने क्या करा, 101.005 में से ये रीडिंग मैंने 1.576 घटा दी, तो जो भी मेरी रीडिंग आई यहाँ पर वो मेरी क्या हो जाएगी, इसका बी पॉइंट का मेरा ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। डी पॉइंट का क्या हो जाएगा, आर एल हो जाएगा। डी पॉइंट का क्या हो जाएगा, आर एल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, फिर मेरा ये आर एल निकल जाएगा ना। ये इतने लेवल में से मैं ये घटा दूँ, रीडिंग ही तो है ये इतनी, सरफेस से सरफेस इतनी रीडिंग है और ये लेवल बराबर चल रहा है। आप समझते आए हो वापस एक चीज़ को। इसलिए अब तो क्या चीज़ निकल के आई कि सर जब भी एच आई निकालेंगे हम, जब भी एच आई निकालेंगे तो आर एल में बी एस जोड़ देंगे। एच आई निकालेंगे जब आर एल या बेंच मार्क में बैक साइड की रीडिंग जोड़ देंगे तो हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल जाएगा। अगर वहीं मुझे अगले स्टेशन का आर एल चाहिए होगा, अगले स्टेशन का आर एल चाहिए होगा, तो मैंने क्या करा, पीछे वाले के एच आई में से, पीछे वाले के हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से आगे वाले की या तो आई एस या एफ एस, यहाँ पे क्या निकाला, आई एस निकाला है, आई एस कटा दूंगा, या एफ एस माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास आर एल आ जाएगा। समझ गए बात को, क्लियर, समझ गए बात को, नहीं समझे तो एक बार रिवाइज करके देख लेना वीडियो को कैसे किया है। सबसे पहले यहाँ बेंच मार्क लिया था, यहाँ तक था पता मालूम था, फिर रीडिंग ली, तो मैंने क्या निकाला, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हाइट इंस्ट्रूमेंट कितनी होती है, तो बेंच मार्क को प्लस किया, प्लस जो रीडिंग को प्लस किया, तो 100 प्लस 1.05 मीटर, तो मेरी 100 पॉइंट, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के आगे मेरी पूरी आ गई। और ये जो लेवल है वो ये लेवल सब सिमेट्रिकल चलेंगे, बराबर चलेंगे, पैरेलल चलेंगे दूसरे में, जो डिफरेंस यहाँ है वो डिफरेंस यहाँ होगा इन दोनों के बीच में। तो क्या मैं इसके आर एल नहीं निकाल सकता, ये डिस्टेंस नहीं निकाल सकता, इसकी निकाल सकते हैं सर, ये रीडिंग घटा दो बस, ये रीडिंग आ जाएगी नहीं आ जाएगी, तो वही तो मैंने किया है। तो मेरे पास दो फॉर्मूला गया, हाइट के क्या आगे आर एल प्लस बी एस, आर एल के हाइट ऑफ में से आई एस एफ एस। देखो समझ गए तो ये लाइक आप याद रहेगा। और रटोगे कि आर एल प्लस बी एस माइनस आर एल प्लस बी एस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालते हैं, वो चीज़ें देखो होना कैसे है। अब जैसे आगे चलते हैं, चलो सर इसी चीज़ को अपन आगे लेके चलते हैं। मान लीजिए जो भी आंसर आया 101 में से एक माइनस किया तो 100 पॉइंट तो समथिंग आ जाएगा, तो 199 पॉइंट कोई भी आंसर आ गया इसका, ठीक है। चलो ये आंसर आ गया जो भी, ठीक है। ये अब मेरे पास क्या निकल गया, यहाँ तक का बेंच मार्क निकल गया, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का बेंच मार्क निकल गया। तो अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, अब एफ एस है यहाँ तक, तो ये तो स्टाफ चेंज हुआ ही नहीं, तो वही हाइट है। अब मुझे इसका पॉइंट का आर एल चाहिए, तो इसका चाहिए, तो सर वही हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से यहाँ पे आई एस इंस्ट्रूमेंट सेम ही तो है, तो एच आई में से एफ एस घटा दो, आई एस में से एफ एस घटा दो, फिर यहाँ पे स्टाफ चेंज होगा, फिर वही नई कंडीशन आ जाएगी। यहाँ पर जो मेरा बेंच मार्क आ जाएगा, फिर जो बेंच मार्क आ जाएगा, फिर उसी से नए पॉइंट का आर एल ज्ञात करेंगे, नया आर एल ज्ञात करेंगे, फिर आर एल ज्ञात करके फिर एच आई ज्ञात करेंगे, यहाँ पर एच आई निकाल के फिर वापस आर एल ज्ञात करेंगे। अब ऐसा करते हैं सारणी में, ऐसा क्या करते हैं, अब आपको रीडिंग लेना समझ में आ गया, रीडिंग तो समझ में आ गई, कुल मिला के रीडिंग सर ऐसे ऐसे रीडिंग आती है, हम ये ऑटोमेटिक लेवल किया पहले हमने, ये रीडिंग आई, ये रीडिंग आई, ये रीडिंग आई। अब इसको अपन सारणी में कैसे करते हैं ना, सारणी में, और क्वेश्चन एग्जाम में सिर्फ इतना से आता है आपके पास, इतने से आपका ये बी एस होगा, ये एफ एस होगा, और इसका पूछेगा आपसे आर एल, बस। चलिए कैसे करता है वो देखते हैं अपन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपके सबके। चलिए मान लीजिए कुछ रीडिंग लिख लेता हूँ मैं आपसे, कुछ रीडिंग लिख लेता हूँ आपको। पहले एच आई मेथड को ही करेंगे, ठीक है ना। पहले कुछ रीडिंग लिख लेता हूँ मैं, 3.8, आपको रीडिंग लिखना भी सिखा देता हूँ ना, सारणी बनाना भी बता देते हैं आपको, सब्जेक्टिव भी किया हुआ आपने, 3.45 मीटर, 2.920 मीटर,
ये सब मीटर में है ना, 1.950 एक मिनट बस रीडिंग लिख लेता हूँ, फिर आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर कर दूंगा। और साथ साथ में आप लोग पीछे का रिवाइज करते रहा करो। जब संडे मिलता है आपको वो रिवाइज के लिए मिलता है, ठीक है, छुट्टी के लिए नहीं मिलता है वो। और उसके क्वेश्चन निकाला करो ऑब्जेक्टिव पे, जितना हो सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालोगे उतनी ही चीज़ें आपके क्लियर होंगी। हर चीज़ सब्जेक्टिव नहीं बताई जाएगी कहीं भी। यहाँ ही की बात करें, आप कहीं पेड कोर्स लेके भी करोगे पढ़ोगे तो हर चीज़ आपको सब्जेक्टिव नहीं बताई जाएगी। बहुत कम से कम 20 से 25% चीज़ें आपको क्वेश्चनों से ही सीखने को मिलेंगी, थ्योरेटिकल सीखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। 20 से 25% जो आप क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चनों में क्या बदलाव आ रहा है, तो वहाँ उन क्वेश्चनों को देखोगे, जब जाकर आपको पता चलेगा अच्छा ये चीज़ ऐसे होती है। और जब तक क्वेश्चन नहीं लगाओगे तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। चलो, आरएल दे रखा है आपको 150.250। चलिए देखो, ये आपको रीडिंग दे रखी है, क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव आते होंगे। आपका गया कि एक स्टाफ से अपन लेवल करने गए थे ग्राउंड पे और ये रीडिंग दिख रहा है फटाफट आपने किया, रीडिंग है। अब इसमें अपने को क्या पता चल रहा है कि सर क्या है बीएस, क्या एफएस, क्या है क्या इंटरमीडिएट साइड, क्या पता चलेगा। तो वहाँ एक कोड पर लिखा था उनके, उन्हें पता है कि 5वें पर 8वें स्टाफ पर हमने स्टाफ को चेंज किया था, हमने इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया था, कहाँ 5वें और 8वें पे। चलो, अगर कई बार सर ये 5वें और 8वें पे इंस्ट्रूमेंट चेंज करना नहीं बताए तब हम कैसे करेंगे, तो वो भी बताऊंगा मैं भी। ये आपको आरएल दे दिया कि जहाँ से हमने सर्वे स्टार्ट किया था वहाँ से मेरा आरएल ये है। तो सबसे पहले जब भी आपको ऐसी रीडिंग मिले, हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 5 से रीडिंग दे दे और कह दे कि यहाँ लेवल स्टार चेंज कर, उसमें बैक साइड रीडिंग कौन सी है, फोर्थ साइड रीडिंग कौन सी है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। बैक साइड रीडिंग कौन सी है, फोर्थ साइड रीडिंग कौन सी है, तो आपको पहचान आनी चाहिए। तो सर एक बात तो आपने बताई थी, इतनी तो याद है कि सर्वे में ली गई हमेशा पहली रीडिंग बैक साइड होती है, पहली रीडिंग बैक साइड होती है और आखिरी रीडिंग हमेशा फोर्थ साइड होती है। आखिरी रीडिंग फोर्थ साइड होती है, आखिरी रीडिंग क्या होती है हमारी, फोर्थ साइड होती है। और चलो सर 2 रीडिंग तो लिए और बताया गया है कि 5वें और 8वें पे स्टाफ शिफ्ट किया गया है। तो 5वीं रीडिंग लेने के बाद तो 5वीं रीडिंग पर लिया है, तो मतलब 1 2 3 4 5 जहाँ भी आपको आता है कि शिफ्ट किया हुआ है वो शिफ्ट वाला होता है हमेशा फोर्थ साइड। क्या होता है, फोर्थ साइड। और फोर्थ साइड के जस्ट बाद आती है बैक साइड। अब आपका दिमाग चल रहा होगा, जब आपने इंस्ट्रूमेंट को चेंज करने से पहले रीडिंग ली थी इस पॉइंट पे, क्या ली थी, फोर्थ साइड। फिर इधर इंस्ट्रूमेंट चेंज करने के बाद इधर क्या रीडिंग ली थी, बैक साइड। तो फोर्थ साइड के बाद जस्ट बाद क्या आती है आपकी, बैक साइड। फोर्थ साइड के जस्ट बाद क्या आती है आपकी, बैक साइड, ठीक है। अब फिर क्या काम बोल रहा है 8वें पे, चलिए तो ये 5वां 6वां हो गया, 7वां 8वां। 8वें में फिर क्या हो गई, ये फोर्थ साइड, और फोर्थ साइड के जस्ट बाद क्या हो गई, बैक साइड। चलो सर ये बात हो गई। अब बीच में बची सर इनका क्या होगा, जितनी भी बीच में बची हैं वो सब आपके आईएस हैं। इसके बाद आईएस आईएस आईएस, ये भी आपकी आईएस, जितने भी रीडिंग आपकी बाद में बचे हैं वो सब आईएस होती हैं। क्या समझे बात को कि सर पहली रीडिंग और आखिरी रीडिंग, पहली रीडिंग हमेशा बैक साइड होती है, आखिरी रीडिंग हमेशा फोर्थ साइड होती है। और इसके बीच में जहाँ स्टाफ चेंज हुआ है, जहाँ बोला है वहाँ फोर्थ साइड, उसके जस्ट बाद बैक साइड, फिर जिसके बाद फोर्थ साइड, फिर बैक साइड। बाकी जितनी बची रीडिंग हमारी क्या होती हैं, हमारी इंटरमीडिएट साइड। चलो अब सर इनका अपन क्वेश्चन करते हैं। तो अब आपसे इसमें पूछ लूँ ऑप्शन देके कि इसमें से बैक साइड कौन कौन सी है। अब ऑप्शन में आपको ये तो आपने बना लिया, तो वहाँ क्या आएगा, रीडिंग देखे कि बैक साइडों को पहचानी है। तो ऑप्शन में होगा आपके, ऑप्शन ए होगा आपके पास 3.865, 300, 345, 2.930। ऑप्शन बी होगा आपके पास 3.345, 3.795, फिर आपका 0.6665। सी होएगा आपके पास में 3.865, 3.795 और 1.73। और डी ऑप्शन होगा आपके पास 1.540, 935 और 0.865। ऑप्शन आ गया। इसमें से बैक साइड रीडिंग बताइए, इसमें से बैक साइड रीडिंग बताइए। बैक साइड रीडिंग कौन कौन सी होगी, बैक साइड रीडिंग कौन सी होगी,
ये ऑब्जेक्टिव आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूँ। बस 4-5, बस यहाँ रीडिंग ज़्यादा थी, वहाँ रीडिंग कम थी, बस बता दिया था कि 5वें और 8वें पे चेंज किया गया स्टाफ, इतना बोल देगा 5वें और 8वें स्टाफ। तो इसमें बैक साइड रीडिंग कौन कौन सी है कि सर मैथ्स करो 300 हमने तो मिलाया नहीं है, ये तो है लेकिन ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। अब तीसरा देखते हैं, इससे मिल रहा है, फिर इससे मिल रहा है और फिर इससे मिल रहा है, मतलब हमारा सी ऑप्शन इस सबसे है। ये हमारे इस टाइप का क्वेश्चन भी आएगा। अब मैंने बीएस का कराया है तो हो सकता है एग्जाम में एफएस का भी पूछ ले, एफएस का कौन सा होगा, ठीक है, तो जर्नी बैक साइड पूछ ले, इस तरह के क्वेश्चन भी उठते हैं, इसलिए आपको बताएं। अब रीडिंग ये आई कैसे ये आई एस आई कहाँ, एफ एस का वो आप अभी डायग्राम में शो में देख चुके हो कि बी एस कहाँ होते थे, एफ एस कहाँ होते थे, रीडिंग देख चुके हो। अब इसकी सारणी बनानी होती है, तो पहले लिखते हैं स्टेशन, क्या लिखते हैं स्टेशन, ठीक है, स्टेशन। फिर इसकी क्या लिखते हैं बैक साइड, फिर क्या लिखते हैं आई एस, फिर क्या लिखते हैं एफ एस, और फिर क्या लिखते हैं अपन एच आई, और फिर क्या लिखते हैं अपन आर एल, और फिर क्या लिखते हैं रिमार्क। कुछ बताना तो नहीं है आपको इसके पॉइंट से संबंधित रिमार्क्स। चलिए, ये आपकी सारणी का खेल होता है फिर बाद में जो आपने सब्जेक्टिव किया हुआ है। तो स्टेशन आपकी रीडिंग लगाना स्टार्ट कीजिए। तो पहले स्टेशन पे बीएस, पहली रीडिंग हमेशा क्या होती है आपकी बीएस, ये लिख दीजिए 30.865 लिख दिया। अब बाकी का आपने इस साइड जो रीडिंग ली वो बीएस ली, उसके बाद में ली, फिर आपने स्टेशन घुमा दिया, फिर आपकी आ गई आईएस आ गई। आईएस कहाँ लिया आपने, स्टाफ दूसरा आपने 3.345 फिर 200 930 फिर आपके 950, फिर आपने एफएस ली। एफएस जस्ट कहाँ जाएगी उसके अगले में 0.855, और जस्ट उसी जगह आपने उसी जगह रीडिंग ली थी, उसी जगह क्या ली थी बैक साइड, उसी पॉइंट पर 3795, और इसी को आपने क्या बोला था जहाँ बैक साइड या फोर्थ साइड जिस स्टेशन पे ली गई थी, बैक साइड और फोर्थ साइड उस स्टेशन में, उसे आपने क्या कहा था सर, उसे हमने चेंज पॉइंट कहा था, चेंज पॉइंट फर्स्ट कहा था कि नहीं कहा था, उस टाइम आपने रीडिंग चेंज की थी। अब वही इसके बाद वापस क्या आ गई, फिर बीएस आ गई, अब आईएस आ गई, फिर 2.640, फिर आपकी एफएस आ गई, एफएस वापस आगे आ गई 1.5, और एफएस के बाद जस्ट क्या आती है बीएस आती है, जस्ट क्या आती है आपके बीएस, तो वो कितना है कि 1.935, फिर उसके बाद जस्ट क्या आती है आपके आईएस आती है 0.865, फिर क्या आती है एफएस आती है 0.065। ये आपके 7 और 9 स्टेशन हो गया आपके। एक चेंज पॉइंट कहाँ आया, एक चेंज पॉइंट यहाँ है CP2 है, ठीक है। देखो कोई भी चीज़ होगी ये एक सिंगल लाइन में चलेगी अपने, ये आपके अलग सिंगल लाइन चल रही है, बस ये दोनों एक लाइन में है, ये दोनों एक लाइन में, फिर ये सिंगल लाइन में, फिर ये दोनों एक लाइन में, फिर इसके बाद है फिर ये नेक्स्ट लाइन में, फिर ये नेक्स्ट लाइन में। इस तरह बनाते थे सारणी आप। ये पहले क्या लिखते थे, बैक साइड लिखते थे, तो आपके स्टेशन के बैक साइड। अब ऐसा क्वेश्चन क्यों बताया, अब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनता है कि आपसे ये रीडिंग स्टाफ दे देगा, ये रीडिंग, अब इसमें पूछेगा स्टेशनों की संख्या कितनी है, स्टेशनों की संख्या कितनी है, ये रीडिंग दे दी है ऑब्जेक्टिव में, मान लीजिए कम कर दिए यहाँ से आगे, स्टेशनों की संख्या कैसी है, तो आपको उस टाइम क्या करना पड़ेगा, वही सारणी बनानी पड़ेगी, वही सारणी बनानी पड़ेगी। वो देखा आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, स्टेशनों की संख्या कितनी, 9, ऑब्जेक्टिव ये हो गया 9। चलो ठीक है, और क्या पूछेगा, और देखो चेक करने का अपने क्रॉस क्वेश्चन, बैक साइड भी 3 फोर्थ साइड भी 3, ये इक्वल आएंगी हमेशा, ये हमेशा इक्वल आएंगी चेक करने में। जब अगर आपने इक्वल नहीं आ रही है तो मतलब कहीं ना कहीं गलती हो रही है सारणी में। और ये सब चीज़ आपने अपने एग्जाम टाइम में सीखी हुई है कॉलेज के टाइम में, ठीक है। वहाँ अपन सब्जेक्टिव पढ़ा करते थे, वहाँ पर सब्जेक्टिव पढ़ते थे, लेकिन आज अपन इसको ऑब्जेक्टिव पर्पज से पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं। चलो ठीक है, अब हमें क्या क्या रखा है, पहले पॉइंट का हमें आर दे रखा है 150.250 दे रखा है। अब मुझे बाकी क्या करना है, सॉरी आर दे रखा है, ये दे रखा है। अब मुझे क्या पूछेगा, वो आपको ऑब्जेक्टिव पर्पज में कहाँ पूछेगा, कहाँ तक पूछेगा।
आपको अपने ऑब्जेक्टिव एग्जाम में वो सिर्फ यहाँ तक पूछेगा, इसलिए इसको मैं डैश कर रहा हूँ। वो यहाँ तक का मैटर देगा अपने पास। कहेगा कि एक ए पॉइंट है जिसकी BS इतनी है और ये IS की जगह हो सकता है FS दे, IS नहीं देगा, वो FS देगा, क्योंकि एंड कर रहा है वहाँ पे FS देगा। तो पूछेगा हाइट ऑफ एस्टिमेट बताइए, तो हाइट ऑफ एस्टिमेट बताइए। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ सर हाइट ऑफ एस्टिमेट निकालना है। तो आपके दिमाग में आया हाइट ऑफ एस्टिमेट बेंचमार्क दे रखा था, उसके बाद बैक साइड की रीडिंग जोड़नी थी। तो बैक साइड रीडिंग मतलब ये रीडिंग और ये रीडिंग आपको जोड़नी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, जोड़नी पड़ेगी। 150.250 और 3.865, उसको फटाफट से जोड़ लीजिए। 5 मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, बस 11 4 154.115 154.115। अगर ये गलत आ रही हो तो देख लेना, ठीक है ना, चेक कर लेते। चलो मैं देख लेता हूँ। 154.15 क्या आ गई आपकी HI आ गई, किस पॉइंट की, A पॉइंट की आ गई HI। अब आपको क्या करना है, अब आपको RL निकालना है इस पॉइंट का। आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा, इस पॉइंट का RL पूछेगा कि दूसरे पॉइंट RL बताइए। तो आपने HI निकाल लिया। अब क्या करना पड़ेगा कि सर इस HI में से अगले वाले का FS या IS जो भी है, FS या IS वो माइनस करना पड़ेगा। इसमें से FS या IS माइनस करना पड़ेगा। तो 1541 से IS क्या करोगे, माइनस कर दोगे। माइनस कर दिया तो ठीक है सर, कर दिया। तो कितना आया आपके पास, आपके पास आया 150.70 150.77। चेक करते रहना, ठीक है, मिलाते रहना। अब ये बात क्लियर होगी। अब चलते हैं सर इसकी हाइट ऑफ एस्टिमेट निकालने के लिए। तो इसकी तो ज़रा हाइट ऑफ एस्टिमेट निकालने की जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि हमने तो इसके लिए उसी जगह से रीडिंग ली है। हमने इंस्ट्रूमेंट छेड़ा नहीं था, अभी तो इंटरमीडिएट साइड है। तो मतलब जब तक अपन इंस्ट्रूमेंट को छेड़ा नहीं है, इंस्ट्रूमेंट वहीं था, हमारी HI सेम रहेगी। HI चेंज नहीं होगी, कहाँ तक चेंज नहीं होगी, चेंज पॉइंट तक। चेंज पॉइंट तक HI सेम रहने वाली। तो मतलब चेंज पॉइंट तक इसी HI से काम करना है, बिल्कुल चेंज पॉइंट तक इसी HI से काम करना है, ठीक है। चाहे बोले वो दूसरे का पूछ ले या तीसरे का पूछ ले। तो अगले का मुझे वो चाहिए, इसका RL चाहिए तीसरे पॉइंट का। तो क्या करेंगे सर, इसी में से घटाएंगे, बिल्कुल इसी में से घटाएंगे, क्योंकि मेरे पास दूसरी मैंने चेंज पॉइंट किया ही नहीं है। मेरा जहाँ इंस्ट्रूमेंट यहाँ रखा था, यहीं से मैं अभी तक काम कर रहा हूँ। तो यहीं से इसी HI को लेके काम करूँगा। तो इसी HI में से घटा दिया मैंने। तो ये मेरा RL कितना आया, 151.185। चलिए ये सब मीटर में। अब सर तीसरे वाले का काम भी बिल्कुल यही रहेगा सेम, इसको भी यहीं से घटाओगे, इसी से घटाओगे, बिल्कुल इसी से घटाओगे। तो ये कितना आ गया मेरा, 152.100। चेक करते रहना प्लीज़, अगर इसमें कैलकुलेशन में गलती हो जाए मिसप्रिंटिंग में तो उसका मत करना, आपके जो सही आ रहा है वो कर लेना, ठीक है। अब यहाँ निकल गया। अब सर अभी भी अपने यहाँ पर RL चाहिए इस पॉइंट का, अभी तो ऐसा ही निकलेगी। तो अब इसमें से भी सर अब FS आ गया ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस FS को घटाएंगे इससे, इसी HI से। बस ये गलती मत करना, ठीक है ना। यहाँ यही चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ भी अपन इसी HI का प्रयोग करने वाला है, क्योंकि और दूसरा हमारे पास है ही नहीं। HI है कहाँ, अभी तक HI निकली नहीं है। तो जब तक नई HI नहीं आ जाती, जब तक अपने को उसी HI से काम करना पड़ेगा। तो अब इस HI से अपन ने काम किया, तो इसमें क्या करा, घटाया 0.855। तो मेरा कितना आया ये, तो ये मेरा आ गया 153.260 153.260 मीटर। अब सर यहाँ पर मैंने पॉइंट चेंज किया है, यहाँ मेरा इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ है। तो मेरे क्या निकालनी पड़ी, यहाँ मेरी HI निकल जाएगी। और HI निकालने के लिए क्या सर, वही यहाँ पर BS जोड़ दूंगा। HI निकालने का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, वही RL प्लस BS। तो ये मेरा RL ये रहा इस पॉइंट का। अब मान लीजिए मेरे पास ये क्वेश्चन वही खत्म हो गया, अब मुझे नया क्वेश्चन देखो, यहाँ शुरू से स्टार्ट हो जाएगा वही क्वेश्चन। तो मैं क्या करूँगा, वही BS जोड़ूंगा, BS साइड बैक साइड जोड़ूंगा RL में। तो जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगी भाई हाइट, तो ये आ जाएगी 157.055 मीटर। ये मेरे पास क्या आ गई, नई HI आ गई। तो जहाँ जहाँ चेंज पॉइंट है वहीं मेरे पास HI आ रही है। अब क्या करना सर, वही इसका RL निकालना है। तो आई तो है नहीं, तो बस क्या करना पड़ेगा, IS घटाना पड़ेगा। IS घटाओ। तो IS घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 154.415, ठीक है। फिर वो नेक्स्ट वाली बात है, इसमें से ये घटाएंगे, बिल्कुल घटाएंगे। फिर इसमें से ये घटाओ तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 155.15 55.515। ये थोड़ा चेक करते रहना आप, है ना, साथ साथ में। चलो अब वही नए पॉइंट पे आ गए। तो सर इसका भी HI निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तब क्या करेंगे सर, RL में ये BS जोड़ देंगे। HI निकालने के लिए बेंचमार्क में बैक साइड जोड़नी है, दिमाग बैठ गई।
जब एच आई निकाल रहे हैं उसमें आर एल के अंदर बेंचमार्क जोड़ रहे हैं, ठीक है। और फिर अपन क्या कर रहे हैं, और जब अब अपने को एच आई चाहिए हो रही है, जब क्या कर रहे हैं, जब अपने को आर एल चाहिए हो रहा है, जब क्या कर रहे हैं कि पिछली वाली एच आई में से आगे वाली आई एस या एफ एस घटा रहे हैं, आई एस या एफ एस घटा रहे हैं। तो इसमें से आई एस एफ एस घटाया कितना ये आ गया। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एच आई निकालनी पड़ेगी, तो इस आर एल में ये बी एस जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है, ये आ रहा था 157.450, ठीक है, क्लियर है। अब फिर वही आगे वाली कंडीशन, इसका आर एल निकालना है, तो इसमें से आई एस घटा देंगे, कितना आ जाएगा मेरे पास 156.59, फिर वही आगे घटा देंगे इसमें से, फिर एफ एस घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा 156.785। तो ये हमारे आ गई, क्या आ गया, इस तरीके से आपको डायग्राम शो करना होता है, ये भरना होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको करनी होती है। अब समझना आप क्या करना है, अब हमें चेक लगाना पड़ता है कि जो हमारा ये काम हुआ है ये सही है कि नहीं है, कि भाई वास्तव में हमारा लेवल सही चल रहा था कि नहीं चल रहा था, लेवलिंग सही चल रही थी कि नहीं चल रही थी, तो उसको चेक, तो समेशन बी एस माइनस एफ एस, बी एस माइनस एफ एस, और समेशन लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल, ये चेक लगाना पड़ता है। आप क्या करना है, आपके लिए होमवर्क है ये या होमवर्क छोड़ो, इसको मैं करा ही देता हूँ, इस सवाल का तो सारा मैं ही करा देता हूँ। इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, रीडिंग को मैं बता लेना बाद में, ये रीडिंग को मिटा रहा हूँ। चलो, अब आप क्या करना है, चेक करना होता है कि हमारा सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, बी एस को जोड़िए पूरा, समेशन बी एस, समेशन बी एस का जो ऐड आया पूरा, जितनी भी रीडिंग आई है उस पूरी को ऐड कर लीजिए, जितनी भी रीडिंग आई है पूरी को ऐड कर लो। तो ऐड करने के बाद आपको पता लगा कि मेरी रीडिंग है 9595, ठीक है, ये मेरी रीडिंग है। अब क्या करना है, अब आपको एफ एस को सारी रीडिंग जोड़ लेना है, एफ एस की सारी रीडिंग जोड़ लेनी है, समेशन एफ एस जितनी भी आए टोटल ऐड कर लेना है। कितना आ गया आपके पास 3.060। अब क्या करना है, लास्ट आर एल और फर्स्ट आर एल में से, ये लास्ट आर एल है, इसमें से फर्स्ट आर एल है, इसको घटाना है। क्या करना है, समेशन बी एस माइनस समेशन एफ एस बराबर होना चाहिए लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल, लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल। तो समेशन बी एस कितना था आपका 9595 था, माइनस एफ एस कितना था आपका 3.060, बराबर है आपका लास्ट आर एल कितना है 156.785 माइनस 150.250। इसमें से घटाइए, यहाँ कितना आंसर आ रहा है, जब आप घटाओगे कितना आ रहा है, ये करीब करीब आ रहा है आपका 6.535, और ये भी कितना आ रहा है 6.535, मतलब दोनों बराबर आ रहे हैं, दोनों बराबर आ रहे हैं। तो मतलब हमारी सरफेस ली गई रीडिंग सारी सही है, और जो आरएल निकल रहे हैं वो हमारे एकदम लेवल में निकल रहे हैं। ये आंसर मैच क्यों खाया रीडिंग से, क्यों आंसर मैच खाया, क्योंकि हमारी रीडिंग सही थी, वो बता रहा था मैं आपको, क्योंकि लेवलिंग की जो रीडिंग चल रही थी आपकी एमएसएल से डेटम सरफेस से, और जो रीडिंग चल रही थी एक ही लेवल था, मैंने कहा था आपको, तो उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। हमें बस अलग अलग पॉइंट की आरएल चाहिए थे, हमें आरएल निकल गए। अब देखा कि हमने आरएल जो निकाले हैं वो सही है या नहीं है, तो हमने इसको चेक किया, समेशन बी एस माइनस एफ एस, समेशन एफ एस, और लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। तो कई बार ऑब्जेक्टिव में ये भी आपसे पूछ लेता है, कई बार ऑब्जेक्टिव में ये पूछ लेता है कि एचआई मेथड में चेक लगाया जाता है, वो कैसे लगाया जाता है, तो ये भी आ सकता है समेशन बी एस माइनस एफ एस, लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। तो अगर सर ये चीज़ें बराबर नहीं आती, तो अगर मान लीजिए ये नहीं आता, तो क्या होता, तो आपकी कहीं ना कहीं एरर आती, वही स्लोप मिलता आपको कि यहाँ मेरी एरर है, तो उस एरर को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और वो बहुत रेयर केस में आता है, जब बहुत ज़्यादा आप लेवल के स्टाफ में, आपने स्टाफ में इंस्ट्रूमेंट में बहुत ज़्यादा दूर दूर डिफरेंस रखा है, बहुत ज़्यादा दूर दूर डिफरेंस रखा है, तो उसके कारण, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो अपवर्तन का नियम पढ़ा है आपने, अभी पढ़ाऊँगा जब अभी इसका अगला जब पढ़ाऊँगा कर्वेचर वाला, तो वहाँ देखना रीडिंग में फ़र्क आता है। जब इसके अगला जब मैं कर्वेचर करेक्शन पढ़ाऊँगा,
तो वहाँ दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने माध्यम चेंज करती है, तो वो क्या कहते हैं अपने पथ से विचलित होती है कि नहीं होती है। 10वीं में आपने परावर्तन के अपवर्तन के नियम बहुत पढ़े हैं, तो वही चीज़ यहाँ भी तो होगी। यहाँ भी तो इफेक्ट आएगा जब आपके अल्फा किरणें जब जाएंगी, रीडिंग किरणें जाएंगी, तो वो भी तो कुछ परिवर्तन होगा उसका, उसके कारण भी एरर आ जाती है कई बार। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया HI मेथड से। अब एक क्वेश्चन सारणी मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, उसको आपको खुद को भरनी है। ठीक है, वो आपको खुद को भरनी है। मैं देख लेता हूँ। सारणी बनी बनाई आएगी आपको, वो भरनी है, उसको चेक करना है आपको, फिर आपको चेक लगाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, इसको आपको सॉल्व खुद करना है। सारणी बनी बनाई है अभी, तो इस बार सारणी बनी नहीं आ रही है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोटबुक कर लो और फिर इसको उतारो, इसको करो, इसको पूरी सारणी को फिलअप करना है आपको खुद को ही। चलिए ठीक है, और आप तैयारी कीजिए अपनी, इससे क्वेश्चन निकालिए। इस टाइप के सवाल आपको ऑब्जेक्टिव बुक में मिल जाएंगे। आपको एक का आगे दे रखा होगा, ऐसा कि इस टाइप के क्वेश्चन को निकालना स्टार्ट कीजिए। और कल मैं भी कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, कल मैं कुछ इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट टॉपिक को करते हैं, राइज एंड फॉल मेथड को। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और मोस्टली शेयर पर जोर जरूर दें। ठीक है, शेयर जितना आप शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा हमारे। ठीक है, चलिए।